नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वृद्धि पर। जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता लग गया, आज का जो हमारा विषय है उस विषय के बारे में हम बात करेंगे। जो आज का ज्वलंत विषय है, सरपंच पद के उम्मीदवार और ग्रामवासियों के प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं ग्रामवासियों के, ये सरपंच पद के जो उम्मीदवार है केवल उनसे ही नहीं है बल्कि खुद से भी है कि जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव के प्रति उनके ये प्रश्न होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जिस उम्मीदवार को वो चुनने जा रहे हैं उस उम्मीदवार के लिए उनके ये प्रश्न ठीक हैं या नहीं हैं। अगर किसी भाई बंधु ने, किसी बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का बेनिफिट आप उठा सकें, सभी वीडियोज़ को देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे सरपंच पद के लिए। सरपंच पद का, जैसा कि जनवरी 2021 के लिए इसमें सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने डेट डिसाइड कर दी नहीं की है, लेकिन जनवरी 2021 में चुनाव होने लगभग संभावित हैं। तो इन चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए जो उम्मीदवार हैं वो भी लगभग अब चुनावी क्षेत्र के अंदर खुल कर आ चुके हैं। तो कैसा उम्मीदवार हमारा होना चाहिए, कैसा हमारा सरपंच होना चाहिए, कैसी हमारी ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसको लेकर ग्राम सदस्यों के यानी कि जो ग्रामवासी हैं उनके जो प्रश्न हैं वो खुद से भी हैं और उन उम्मीदवारों से भी हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन प्रश्नों के ऊपर। हो सकता है आपके कुछ जो अपनी धारणाएं हैं आप ज़रूर उनको कमेंट बॉक्स के अंदर डालें अगर कुछ रह गया है, ताकि जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य बनने जा रहे हैं, उनको भी उन मुद्दों के बारे में पता चले और वो भी उसके ऊपर काम करने के लिए अग्रसर हो सके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम है उम्मीदवार को चुनने का। उम्मीदवार हमारा होना कैसा चाहिए दोस्तों, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, हरियाणा सरकार ने भी सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जनरल कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए तय की है। फिर भी एक अच्छी शैक्षणिक योग्यता अगर किसी उम्मीदवार की है तो वो गांव के लिए, गांव की भलाई के लिए अच्छा काम कर सकता है। अच्छा काम के साथ साथ यानी कि अगर हमारी जो ग्राम पंचायत वो शिक्षित है तो ग्राम को विकसित बनाने के लिए उसका जो काम है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव तभी विकसित होगा जब सरकार की तरफ से जो आई हुई योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, अगर सरकार ऊपर से कोई योजना भेजती है, ग्राम पंचायत शिक्षित है तो ग्राम पंचायत शिक्षित होगी तो उन योजनाओं को अच्छे से समझ सकेगी। अगर योजनाएं समझ ली हैं तो उन योजनाओं को लागू करवाने के लिए भी वो अपना बेहतर प्रयास करेगी। तो सभी योजनाएं गाँव में आए, गाँव में लागू हो सकें, इसके लिए हमें शिक्षित उम्मीदवार हैं उनका ही चयन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तो उम्मीदवार हमारा शिक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है उम्मीदवार का अनुभव। उम्मीदवार को अनुभव हो सकता है, यानी कि अगर कोई उम्मीदवार है वो पहले सरपंच पद पे रह चुका है, या फिर कुछ उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जो अभी केवल उम्मीदवार हैं, उनको सरपंच पद का रहने का कोई अनुभव नहीं है। तो उस अनुभव को हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। वो अनुभव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। आप उसके पहले वाले कामों से हमें उस उम्मीदवार का आंकलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस उम्मीदवार के लिए भी प्रश्न है और हमारे लिए भी प्रश्न है दोस्तों। तीसरी बात है उम्मीदवार की छवि कैसी है, वो एक ईमानदार छवि का नेता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ जो पॉइंट हैं, ये उम्मीदवार के लिए पॉइंट हैं, ये हम सभी को अपने मन में सोचने हैं और अपना उम्मीदवार सेलेक्ट करते हुए इन सभी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो उस उम्मीदवार को भी खुद अपने व्यक्तिगत विषय के बारे में ये चीज़ें अपने माइंड में लेके आनी चाहिए। दूसरी, अगर हम बात करते हैं जो हमारा मुद्दा रहेगा, कोई भी उम्मीदवार जब सरपंच पद के लिए आता है तो उसका क्या दृष्टिकोण है गांव को लेकर, उसका दृष्टिकोण ग्रामवासियों को पता लगना चाहिए कि भाई आप सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हो, आप सरपंच बनोगे तो आपका गांव के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो ये ग्रामवासियों को पता लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये हमारा एक प्रश्न है। तो दृष्टिकोण का कैसा पता लगेगा, जैसे कि हमारे एमपी, एमएलए या फिर हमारे जो किसी भी पार्टी के चुनाव होते हैं उनमें सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेके आती हैं। तो घोषणा पत्र, जैसा कि आजकल तो नाम दिया जा रहा है संकल्प पत्र का, यानी कि हम संकल्प करते हैं कि जो हम ये वायदे कर रहे हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी जो समय की मांग रहेगी उस समय के अकॉर्डिंग वो वादे यानी कि जो कार्य हैं वो हम करेंगे। तो
घोषणा पत्र के अंदर दो तरीके के कार्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं गांव में जो ऑलरेडी समस्याएं चली हुई हैं, जो विकास के अंदर बाधा डाल रही हैं, उन समस्याओं को निपटान करके हम गांव का विकास कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं किसी उम्मीदवार को गांव में नज़र आ रही हैं जिनका वो निपटान करना चाह रहा है। एक तो उसको ये ग्रामवासियों के सामने सूचित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है उसका दूरदृष्टिकोण क्या है गांव के प्रति, गांव में वो और किन सुख सुविधाओं को लाकर गांव का यानी कि हालात है उनको बदल सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यानी कि उसको अपना घोषणा पत्र वो गांव के सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये उस उम्मीदवार से भी प्रश्न है और ये हमारे खुद से भी प्रश्न है। दूसरी जो बात आती है गांव में जो, क्योंकि सारे काम आजकल बिजली से हो गए हैं, तो एक बिजली की जो समस्या है, अगर किसी गांव के अंदर बिजली की समस्या है यानी कि गांव के अंदर बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो रही है, तो उस बिजली की समस्या को, उस आपूर्ति को दूर करने के लिए उसके क्या निर्णय रहेंगे, क्या उसकी सोच है, कैसे वो उसको दूर कर सकता है, इसके बारे में हमें सोचना है या नहीं सोचना है। उम्मीदवार क्या सोच रखता है भाई, अगर घरों के लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, अगर खतरे को देखते हुए तारों की जगह केबल की ज़रूरत है, अगर ढीले तार हैं उनको देखते हुए उनको टाइट करवाने की या नई तारों के लगवाने की ज़रूरत है, अगर बिजली चोरी है बिजली चोरी को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलवाने की ज़रूरत है, और गांव के अंदर अगर 24 में से अगर 18-20 घंटे, जैसे कि हरियाणा सरकार आज की डेट में जो उसकी योजनाएं हैं उसको लेकर कई गांवों में आजकल 20-20 घंटे लाइट चल भी रही है, तो उम्मीदवार की उसके प्रति अपनी क्या रणनीति है उसको देखते हुए ऐसा उम्मीदवार के लिए बिजली समस्या को लेकर हमारे प्रश्न होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर हम अगली बात करें पानी की, तो पानी की जो समस्या है वो दो तरीके से गांव के सामने आ सकती है। एक तो पानी की कमी, एक पानी की अधिकता। अगर गांव के अंदर पानी की कमी है तो पानी की कमी को दूर करने के लिए उम्मीदवार की क्या रणनीति है वो उसको सभी के सामने लेके आना चाहिए। भाई अगर आप पंप लगवा रहे हो सरकारी, तो उन सरकारी पंपों के जो कनेक्शन हैं वो गली गली होते हुए घर घर पहुँचे। अगर आपके पास पहले से ही ट्यूबवेलों की अधिकता है यानी कि जो प्राइवेट कनेक्शन है किसी गांव के अंदर, अगर गांव के अंदर अधिक है, तो उसके वजह से भी जो जल की अधिकता है, जल की वेस्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि दूरगामी परिणामों को देखते हुए, क्योंकि जल है वो एक सीमित संसाधन है, पीने योग्य जो पानी है वो सीमित मात्रा में है, तो अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए, क्योंकि जल का दूषित होना, जल का खराब होना, पीने योग्य पानी का खराब होना, ये भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो समाज भलाई के लिए उसके अपने क्या ऐसे निर्णय रहेंगे, जैसे कि अगर आपके पास इतने प्राइवेट कनेक्शन हैं कि और ज़्यादा प्राइवेट कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्राम पंचायत से पहले अनुमति प्रदान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रश्न बनता है। अगर हम पहले ही सरकारी पंप का कनेक्शन देकर, लेकिन सरकारी पंप के अंदर जो हमारी बिजली की आपूर्ति है वो यानी कि पानी की जो आपूर्ति है वो समय समय पर और सुचारू रूप से होनी चाहिए। अगर बिजली पानी की अधिकता की हम बात करें, तो पानी की अगर अधिकता होगी तो वो नालियों में जाएगा, नालियों में ओवरफ्लो होगा गलियों में आएगा, गलियों में आएगा तो कीचड़ होगी और गंदगी पैदा गलियों में होना संभावित बात है। तो उस पानी की अधिकता को लेकर उसको क्या स्ट्रेटजी है, यानी कि जब बारिश का पानी होता है तो बारिश का पानी भी गलियाँ और नालियाँ दोनों ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करें, यानी कि अगर जगह जगह आप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए अपनी रणनीति अपनाते हो, यानी कि उसका पानी हम ज़मीन के अंदर, बारिश का पानी क्योंकि साफ़ सुथरा पानी होता है, और बारिश का पानी अगर ज़मीन के अंदर ले जाने के प्रति आपकी क्या रणनीति है, ऐसा हमारा प्रश्न दिमाग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उससे हमारा क्या बेनिफिट है, गलियों के अंदर ओवरफ्लो, नालियों के अंदर ओवरफ्लो दोनों बंद हो जाएंगे, जो हमारा पानी है वो ज़मीन के अंदर पहुँचेगा, और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचने से हमारा जो ज़मीन का जो अंदर का पानी है उसका जल स्तर भी ऊपर होता है। दूसरी बात तालाबों की, यानी कि हम पानी को तालाब के पास लेके जा सकते हैं। पानी के ओवरफ्लो की वजह से अगर हम पानी को हम एक जहाँ पर गांव का अधिक पानी है वहाँ पर पानी तालाब में पहुँच रहा है, सबसे पहले तो तालाब की अगर खुदाई करवा लें, तालाब की खुदाई होगी तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है जो 3-4-5 साल तक हमारा चल सकता है। तो इसके बारे में आपका दृष्टिकोण है या नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा ही कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप इस काम को करवाओगे या नहीं करवाओगे।
टेम्परेरी सॉल्यूशन में, क्योंकि खुदाई होगी, पानी जाएगा, पानी ज़मीन के अंदर चूसा जाएगा, सीप होगा, और पानी अगर नीचे जाएगा तो अच्छा है। तालाबों का प्रबंधन आज की डेट में कई ग्राम पंचायतों ने ऐसे भी करवा रखा है कि तालाब में 3-3 सिस्टम बनवा रखे हैं, तालाब को डिवाइड कर दिया है। पहले सिस्टम में गंदा पानी आता है, गंदा पानी फिल्टर होकर नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, नेक्स्ट स्टेज पे और फिल्टर होकर थर्ड स्टेज पे जाता है। सिंचाई पर्पज़ के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, या पंप लिफ्ट करके हम उस पानी को कैसा भी यूज कर सकते हैं। ये इसके प्रति आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगली जो समस्या है गाँव के अंदर, गलियों के प्रति आपकी क्या रणनीति है। उम्मीदवार महोदय से ये भी हमारा प्रश्न ग्रामवासियों का बनेगा कि हमारी गलियों के प्रति आपकी क्या रणनीति है। गलियों की एक समस्या है, या तो गली टूटी है तो गली को पक्की बनवाना है, नालियों को पक्की बनवाना है, और गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट का प्रबंध, क्योंकि इससे अगर रात के अंदर रोशनी रहती है तो स्ट्रीट लाइट अगर होंगी तो जो दुर्घटनाएं होने की जो संभावित कारण हैं उनसे भी निपटा जा सकता है। दूसरी बात है नाले और नालियाँ। नाले और नालियों के अंदर जब पानी रहता है उसकी वजह से गंदगी होती है, और गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। अगर बीमारियां फैलने का खतरा, अगर हम नाले और नालियों को कवर करवा सकें, अगर आप नाले और नालियों को कवर करवाने की अपनी रणनीति रखते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा कम होता है और दुर्घटनाएं होने का भी खतरा घट जाता है, तो उसके प्रति आपकी क्या रणनीति है। ये हमारे प्रश्न हैं आपसे और खुद से, ये होने चाहिए या नहीं होना चाहिए। खेतों के रास्ते हैं, खेतों के रास्ते पक्के होने चाहिए, जो मुख्य रास्ते हैं खेतों में जाने वाले, ताकि जहाँ से जो पैदावार आती है, फसल आती है किसान की, कई बार ऐसे कारणों की वजह से दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो खेतों का रास्ता भी पक्का होना चाहिए। उसके बाद हैं गलियों के साथ ही अगर हम बात करते हैं सड़कों की, हर गांव को सड़क मुख्य रास्ते से जोड़ती हैं, जो मुख्य रास्ते होते हैं, तो सड़कों का भी, यानी कि सड़कें, सरपंच का पद का जो उम्मीदवार है उसके निरीक्षण में, वो देख रेख में, वो पक्की सड़कें और अच्छी सड़कें बन सकती हैं। उन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लग सकती है। उन सड़कों पर जो मुख्य जो रास्ते हैं, जो मुख्य पॉइंट है, वहाँ पर आकर वहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए ग्राम पंचायत का, ताकि मुख्य रास्ते से ही गांव का पता लग सके, गांव का नाम का पता लग सके। तो ऐसी अगर उसकी रणनीति है तो ये मुख्य रास्तों के लिए, यानी कि सड़कों के लिए भी ग्रामवासियों के प्रश्न हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसके बाद बड़ी ही ज़रूरी बात है शिक्षा सुविधाएं गांव के अंदर, यानी कि अगर एक शिक्षित ग्राम पंचायत ग्रामवासी सेलेक्ट करते हैं तो शिक्षित ग्राम पंचायत शिक्षा के ऊपर भी जोर दे सकती है। गांव के अंदर 2 तरीके के संस्थान हो सकते हैं, एक तो सरकारी संस्थान और एक गैर सरकारी संस्थान। सरकारी संस्थान की अगर हम बात करें तो सरकारी संस्थान में सरपंच अपने निरीक्षण में या कमेटी के निरीक्षण में शिक्षा स्तर का मुआयना करने की क्या रणनीति अपनाते हैं, वहाँ पर शिक्षा स्तर को किस प्रकार से अच्छा करते हैं। अगर निजी विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ग्रामवासियों को है तो उसका कैसे निपटान वो करवा सकते हैं, उसकी क्या रणनीति है इन सभी के प्रति, यानी कि जो कारण हैं उनको वो देखे और सामने लेके आए, तो उनकी क्या रणनीति है। दूसरी बात है जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए ग्राम पंचायत किस दिशा में कार्य करती है। अगर लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़वाने के लिए, उनके लिए वो किस दिशा में कार्य करती है, उनकी क्या रणनीति है उन उम्मीदवारों की। वैसे प्रश्न हमारे मन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दूसरी बात है, अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या ग्राम स्तर लेवल पे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान अगर ऐसे हासिल करता है तो ग्राम पंचायत की तरफ से उसको प्रोत्साहन करने की क्या रणनीति है। क्योंकि अगर वो प्रोत्साहन होगा तो उसके साथ साथ जो दूसरे उसके जूनियर बच्चे हैं उन पे भी एक पॉजिटिव असर जाता है और गाँव का जो स्तर है वो सुधरता है। इसी के साथ में करियर काउंसलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। करियर काउंसलिंग सबसे पहले तो गाँव में अगर स्कूल 8वीं तक का है तो उसको 10वीं तक करवाने की रणनीति, 10वीं तक का है तो 12वीं तक करवाने की रणनीति, और अगर 12वीं में है तो उसमें तीनों साइडें, यानी कि आर्ट, मेडिकल और नॉन मेडिकल, तीनों साइडें लेके आने की रणनीति उस उम्मीदवार की कैसी है। उन रणनीतियों का फ़ायदा क्या होगा, हमारे जो बच्चे हैं 10th के बाद जब बाहर जाते हैं तो सभी बच्चे इतने सक्षम नहीं हैं कि वो किराए का बोझ भी उठा सकें और प्राइवेट स्कूलों में जाने का भी बोझ उठा सकें। तो अगर आप तीनों साइडें, मेडिकल, आर्ट और नॉन मेडिकल की साइडें ग्राम पंचायत अगर सरकारी स्कूल के अंदर ला सकती है तो उसके प्रति उनकी क्या योजना है, क्या रणनीति है,
ऐसा हमारा प्रश्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। करियर काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। करियर काउंसलिंग से ही पूरे बच्चे का पूरा जो जीवन है वो डिपेंड करता है। बच्चे को ये नहीं पता होता कई बार कि वो उसको किस दिशा के अंदर जाना है, यानी कि उसको मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, और या फिर आर्ट साइड लेनी है, उसको किस दिशा के अंदर उसका जो जीवन है वो अच्छा हो सकता है। तो ऐसी करियर काउंसलिंग आप किन्हीं विशेषज्ञों को कैंप लगवा के या कैसा भी काम करके आप उस काम को करवा सकते हो, उसके प्रति आपकी क्या रणनीति है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर शिक्षा होगी तो स्तर सुधरेगा, सामाजिक स्तर सुधरेगा, घटनाएं, आपराधिक घटनाएं कम होंगी उन सभी से, यानी कि नशे से छुटकारा मिलेगा, दूर होंगी, और हमारा जो गांव है, हमारा जो समाज है, हमारा देश है, हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर होगा। तो उसके प्रति अगर गांव के अंदर लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय है, जहाँ पर गांव के बच्चे जिनको पुस्तक मिल सके, निःशुल्क बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके, गांव पंचायत की तरफ से यानी कि सरपंच उम्मीदवार उसके प्रति भी अपनी स्ट्रेटजी रखता है या नहीं रखता है। कोचिंग व्यवस्था आज की डेट में चली हुई है, उसके प्रति भी उसकी क्या स्ट्रेटजी है। ऐसा प्रश्न शिक्षा के लेके जो ये पहलू थे इनके प्रति उनकी रणनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगला जो विषय है जो आज की डेट में हम जूझ भी रहे हैं, चिकित्सा। चिकित्सा भी दो प्रकार की है। सबसे पहले एक जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं गांव के अंदर, जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर की उपलब्धता आप किस प्रकार सुनिश्चित करवाने की आपकी रणनीति है। दूसरी बात है महिला मित्र वहाँ पर जरूर होनी चाहिए ताकि महिलाओं से जुड़ी हुई सारी समस्याएं वो कवर कर सकें। उसके बाद क्योंकि गांव है, गांव में पशु रखते हैं और पशुओं के लिए भी चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, वहाँ पर भी डॉक्टर की उपलब्धता। अगर पशु चिकित्सा केंद्र है और डॉक्टर नहीं है तो उसका कोई मायना नहीं है। तो चिकित्सा केंद्र के अंदर डॉक्टर की उपलब्धता आप कैसे सुनिश्चित कराओगे, या तो पशु चिकित्सा केंद्र में आ सके, अगर वो काबिल नहीं है तो डॉक्टर वहाँ पर जा सके। इसी के साथ साथ में दवाइयों की उपलब्धता भी उस चिकित्सा केंद्र के अंदर, सरकारी दवाइयों की उपलब्धता भी, इसके प्रति आपकी क्या रणनीति है, ये भी आपको सोचने लायक प्रश्न है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उम्मीदवार से भी प्रश्न है और हमारा खुद से भी प्रश्न है। अगर हमारे गांव में ये सुख सुविधाएं होती हैं तो हमारा गांव एक आदर्श गांव की तरफ जा सकता है। ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, इनकी कल्पना की जा सकती है और ये रियलिटी नहीं बन सकते। ये सारे ऐसे विषय हैं जो कुछ गाँव में हो चुके हैं और उन गाँवों को आज एक मॉडल विलेज के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद अब गाँव है तो गाँव में किसान है और किसान है तो किसान के पास खेती है। तो खेती एक ऐसा मुद्दा है, खेती के प्रति उस जो सरपंच पद का उम्मीदवार है वो कैसे अपना विषय रखता है, वो खेती को नकारात्मक देखता है या सकारात्मक देखता है। खेती का जो मुद्दा है, क्योंकि किसान है, बहुत सी सरकारी परियोजनाएं किसानों के लिए हर साल केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से आती हैं, लेकिन किसान की तरफ से 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास वो सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती। चाहे वो कीटनाशकों से संबंधित हो, चाहे वो खाद से संबंधित हो, चाहे वो नई जो कृषि नीति है उनसे संबंधित हो, चाहे कृषि यंत्रों से संबंधित हो, किसान को ऋण से संबंधित हो, तो सारी कृषि योजनाएं किसान के पास ग्राम पंचायत के माध्यम से ऐसा उम्मीदवार पहुंचाना सुनिश्चित करे। ऐसा हमारा प्रश्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक विषय बनता है। जब टाइम टाइम पर काउंसलिंग होनी चाहिए। कृषि विशेषज्ञ को आपको निमंत्रण आप दे सकते हो, यानी कि कृषि विशेषज्ञ को बुला के कैंप लगवाएं। अगर कोई रोग चल रहा है उसका निपटान कैसे हो सकता है, सस्ती दवाइयाँ कहाँ से मिल सकती हैं, किसान को ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो सकता है, आपकी कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनको पारंपरिक फसलों को अगर हम छोड़ के एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे नई फसल उगाने का किसान काम करे और किसान उस चीज़ को अपनी आमदनी बढ़ा सके उस चीज़ से, तो उस बारे में आपकी क्या रणनीति है। किसान को आप सस्ती दरों पर दवाइयाँ, खाद, गांव के अंदर सोसाइटी है, सोसाइटी के प्रति आपका क्या नज़रिया है, उसके अंदर खाद की उपलब्धता, उसके अंदर दवाइयों की उपलब्धता, कीटनाशकों की उपलब्धता और टाइम टू टाइम उनकी अवेलेबिलिटी अगर हो सकती है तो उसके बारे में आपको अपना नज़रिया, आपके प्रति ये प्रश्न खुद से भी और उम्मीदवार से भी बनता है। उसके साथ में ही खेल भी एक विशेष महत्व रखते हैं युवा की ज़िंदगी के अंदर। खेल की सुविधाएं, यानी कि खेल के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, उम्मीदवार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए। हमें भी खुद से प्रश्न करना चाहिए कि हमारे गांव में खेल के प्रति हमारा खुद का क्या नज़रिया है, खेल के प्रति सुविधाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। स्टेडियम या फिर व्यायामशाला जिस भी तौर पे ग्राम पंचायत उपलब्ध करा सके, तो वहाँ पर कोच की सुविधा, वहाँ पर खेल के सामान की सुविधा,
इन सभी को लेके टाइम टाइम पर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाने के प्रति उस उम्मीदवार की क्या रणनीति है, ये भी एक पहलू बनता है गांव के अंदर। कई बार हमारे पास संसाधन होते हैं, लेकिन संसाधनों के होते हुए भी वहाँ पर अगर कोई कोच नहीं है और दूसरी सामान नहीं है खेल के, तो वो सारे संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। लड़कियां भी खेल में आजकल कम नहीं है, तो लड़कियों में भी, लड़कियों के लिए भी खेल के प्रति आपकी क्या रणनीति है उसको भी स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे प्रश्न होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगली बात है साफ़ सफाई की, सैनिटेशन की, यानी कि साफ़ सफाई जो हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। साफ़ सफाई को लेकर आपकी क्या रणनीति है? आप साफ़ सफाई यानी कि कचरे का निपटान आप कैसे कर सकते हो? टाइम टाइम पर सफाई का निरीक्षण होना चाहिए। सफाई का निरीक्षण पंचायत की तरफ से गठित कमेटी के आधार पर होना चाहिए। पंचायत टाइम टू टाइम सफाई का निरीक्षण करे। उसके साथ साथ में सफाई कर्मियों की जो उपलब्धता है वो गांव में होनी चाहिए। उनको एरिया वाइज आपको डिसाइड करने की आपकी क्या रणनीति है। सभी जो नालियां हैं, नाले हैं, उनकी जो टाइम टू टाइम आपकी सफाई हो रही है, उनसे जो कचरा निकल रहा है, उनको कचरे को डालने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है। गलियों के अंदर कूड़ेदान की आपके उसके प्रति क्या रणनीति है। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं। सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, सार्वजनिक शौचालय में पानी की उपलब्धता है नहीं है, तो उसके प्रति आपकी क्या रणनीति है। उसके में जो टाइम टू टाइम सफाई है, उनके प्रति आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये आपको स्पष्ट करना चाहिए। ग्रामवासियों को खुद को प्रश्न करने चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे जो हमारे डेली यूज के कार्य होते हैं। अगर कोई प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र लगा लो, जाति प्रमाण पत्र लगा लो, आधार कार्ड लगा लो। अगर आप दूसरे प्रमाण पत्रों को, जिनके लिए गाँववासियों को बाहर जाना पड़ता है, कहीं कहीं दिन के चक्कर काटने पड़ते हैं, अगर वो ग्राम सचिवालय के अंदर या ग्राम पंचायत के स्तर पर, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र आजकल गवर्नमेंट ने खेल रखे हैं, सब डिजिटल सुविधाएं आजकल गवर्नमेंट ने लागू करवा रखे हैं, तो उनके प्रति आपका क्या नज़रिया है? ये गांव में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तो आपको उनके प्रति क्या आपकी रणनीति है। डिजिटलाइजेशन की तरफ दौड़ रहा है भारत, और गांव के अंदर भी आजकल सभी कुछ, यानी कि डीबीटी जो गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डीबीटी के माध्यम से सरकार का जो पैसा है वो सभी आजकल हमारे खातों में आता है। तो खातों में जब पैसा आता है, तो चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो पेंशन किसान सम्मान निधि की योजना है, किसी भी प्रकार की है, आजकल जो सरकार है वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पहुंचा रही है। तो अगर डायरेक्ट पैसा बैंकों में आता है, तो बैंक की उपलब्धता के प्रति आपका क्या रवैया है? आप बैंक की उपलब्धता गांव में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बैंक के साथ में अगर एटीएम की उपलब्धता गांव में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके प्रति भी आपकी क्या रणनीति है, ये प्रश्न होना चाहिए। उसी के साथ में धार्मिक संस्थाएं गांव में, हर एक गाँव में होती हैं, चाहे वो मंदिर के तौर पर है, चाहे मस्जिद के तौर पर है, चाहे गुरुद्वारा है, इसके प्रति, या फिर कोई समाधि स्थल है। धार्मिक संस्थाओं में कैसा पैसा आए, कैसे उनकी आय हो, कैसे उस पैसे का खर्च हो, इसमें कोई कमेटी हो, उसके प्रति आपका क्या रवैया है। धार्मिक संस्थाओं में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप उसको सुचारू रूप से चलाओगे, उनके प्रति भी आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हमारा सभी का प्रश्न खुद से भी और आपसे भी। गांव में उसी के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, उन छोटे बच्चों के साथ साथ चाहे वो जच्चा हो या बच्चा हो, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर बहुत ही ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। उनका मुआयना, उनका निरीक्षण आप अपनी कमेटी के आधार पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, या फिर उनका जो कार्य करने की जो शैली है उसको किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा सिस्टम समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी के साथ साथ डिपो, जहाँ पे हम राशन ग्रहण करते हैं, यानी कि एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, एक अनुसूचित जाति का बंदा है, किसी पिछड़े वर्ग का बंदा है, किसी ज़रूरतमंद है का बीपीएल है या एपीएल है, उन सभी को अगर राशन डिपो में किसी प्रकार की असुविधा है, तो उस प्रकार का उसका निपटान आप कैसे करोगे, उसके प्रति आपकी क्या रणनीति है। ग्राम पंचायत जो भी कार्य करती है, चाहे वो सड़क बनाने से, गलियाँ बनाने से, ट्यूबवेल लगाने से, किसी भी प्रकार का गांव में विकास के प्रति में जो कार्य हो रहा है, उसमें
अगर आपकी छवि ईमानदार है और आप अपने आप को एक ईमानदार ग्राम पंचायत के तौर पे साबित कर रहे हो, तो ग्राम पंचायत और उसके गांव के नाम से एक ऑनलाइन साइट बननी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सारे कार्यों का जो ब्यौरा है वो ऑनलाइन हो सके, उसकी प्रगति का, उसको प्रोग्रेस का सभी बंदे देख सके। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक उम्मीदवार से और हमारे खुद से ये प्रश्न है। किसी प्रकार का अभियान चलाकर, जैसे क्लीन और ग्रीन यानी कि साफ सफाई और पेड़ पौधे, इनसे संबंधित ऐसा कोई अभियान चलाकर हम गांव में सफाई भी कर सकते हैं और पौधारोपण जैसे जो जनहित के कार्य हैं उनको भी किया जा सकता है। ऐसे अभियानों के प्रति आपकी जागरूकता, आपका स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति कैसी है, ऐसा प्रश्न आपसे और खुद से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई बार गांव में आप देखते हो लिंगानुपात बहुत ही कम होता जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के प्रति लड़कियों की कितनी संख्या है। अगर हम जन जागरूक अभियान चलाकर लिंगानुपात को बढ़ा सकें तो ये आने वाले भविष्य के लिए और सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। तो उसमें आपकी क्या रणनीति है, ऐसा हमें अपने गांव के प्रति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा उम्मीदवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में गांव को पूर्ण रूप से सोच मुक्त बनाने में आपका क्या योगदान रहेगा, आप क्या आपके प्रभावी कदम रहेंगे जिससे गांव पूर्ण रूप से सोच मुक्त हो सके। अगर गांव पूर्ण रूप से सोच मुक्त होगा तो बहुत सारी बीमारियां, संभावित बीमारियां हैं, उनसे टला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे चौपाल लगा लें, अन्य स्थल ऐसे हैं जहाँ पे दिन भर गांव के लोग बैठते हैं। जैसे चौपाल है, अगर वहाँ पर ही शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे निपटा जा सकता है, और उसी के साथ साथ में पानी की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा आपका प्रश्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है, गांव के अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम निपटान कर सकते हैं, जैसे बारात घर टाइप में अगर हम उसका यूज कर सकें, क्योंकि बहुत ही आज की डेट में जगह कम होती जा रही हैं और विवाह शादियों के उत्सव पे बहुत सारे पैसे लगाकर विवाह शादियों के लिए स्थल आयोजित किए जाते हैं। अगर ग्राम पंचायत की तरफ से मल्टीपर्पज़ हॉल गाँव के अंदर हो तो बहुत सारे ऐसे खर्चे से बचा जा सकता है जो अनावश्यक खर्चा है। तो इसके प्रति आपकी भी कोई रणनीति है या नहीं है, ऐसा प्रश्न हमारा खुद से होना चाहिए। गांव में ऐसी सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ी लिखी पंचायत, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को उस पद पर बैठाकर, यानी कि जो ऐसे उम्मीदवार हों जो ईमानदार छवि के हों, जिनमें नेतृत्व हो, जो दूरगामी सोच रखते हों, ऐसी पंचायत, ऐसी ग्राम पंचायत, शिक्षित ग्राम पंचायत से ही विकसित गाँव का सपना देखा जा सकता है और विकसित गांव से ही एक विकसित देश का सपना देखा जा सकता है। तो ये थे आप सभी से प्रश्न। इनमें अगर कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने भी प्रश्न डालिए और इस अभियान को सफल बनाइए, ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी तक भी ये प्रश्न पहुँचे, वे इसके बारे में अपना दृष्टिकोण साबित करें, स्पष्ट करें, आपके क्या रणनीति है। आप इस बारे में ये जो प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न आपको अच्छे ना लगे हों, अच्छे ना लगे तब भी अपने कमेंट, अच्छे लगे तब भी अपने कमेंट, और अन्य क्या सुख सुविधाएं और किस तरीके से हमारा गांव विकसित हो सकता है उसके बारे में भी आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालना। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। चैनल आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।